प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। और आज हम आपको बताएंगे द्रव्यमान ऊर्जा संबंध, आइंस्टीन का द्रव्यमान ऊर्जा संबंध और ऊर्जा संरक्षण का नियम। देखिए, प्रारंभ में ये माना जाता था शुरुआत में कि द्रव्यमान और ऊर्जा यानी द्रव्य और ऊर्जा दोनों भिन्न चीज़ें हैं, एक दूसरे से अलग अलग हैं। और ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा है वो नियत है। ठीक उसी प्रकार से ब्रह्मांड का जो द्रव्यमान होता है टोटल नियत है, ये शुरुआत में माना जाता था और दोनों अलग अलग हैं, ऐसा विश्वास लोगों का था। लेकिन आइंस्टीन ने जब अपने द्रव्यमान ऊर्जा संबंध को दिया तो उसे स्पष्ट हो गया कि द्रव्य और ऊर्जा दोनों ही एक दूसरे के प्रतिरूप हैं, एक दूसरे से संबद्ध हैं। द्रव्य को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। और इस प्रकार से आइंस्टीन ने किसी द्रव्यमान के संगत जो निकलने वाली ऊर्जा है उसके लिए एक समीकरण दिया, E = mc², जहाँ E क्या है, m क्या है, द्रव्यमान क्षति, और c क्या है, प्रकाश का वेग। एक बार फिर समझ लीजिए कि आइंस्टीन के अनुसार द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के समतुल्य होते हैं और किसी द्रव्यमान के संगत जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा है उसको हम E = mc² समीकरण से ज्ञात कर सकते हैं, जहाँ m द्रव्यमान क्षय है या द्रव्यमान क्षति है। ठीक है, जैसे देखिए एक लकड़ी का ढेर है और उस लकड़ी के ढेर को हमने पहले तोल लिया है, वो 50 किलो का है। लेकिन जब हमने उसको जलाया और जलने के बाद जो अवशेष राख या अंगार के रूप में कोयला जो बचा उसका वेट नापा तो हमने देखा, या उसका द्रव्यमान नापा तो हम देखते हैं कि वो 50 किलो नहीं मिलेगा, 50 किलोग्राम नहीं मिलेगा, बल्कि 10 किलोग्राम मिल सकता, 5 किलोग्राम मिलेगा। तो इसका मतलब ये 50 किलोग्राम की जो द्रव्य थी वो कहाँ चली गई। ठीक है ना। तो कहने का मतलब जो द्रव्यमान है किसी भी वस्तु में द्रव्य की जो मात्रा है वो ऊर्जा में बदल गई। अब यहाँ इस केस में कैसे ऊर्जा में बदली, कुछ भाग उसका ऊष्मा में बदल गया, ऊष्मा भी एक प्रकार की ऊर्जा है। कुछ भाग उसका प्रकाश में बदल गए, वो भी एक प्रकार की ऊर्जा है। कुछ भाग जो है वाष्प वो धुएं में बदल गया, कुछ राख में बदल गया और कुछ फिर कोयले में बदल गए। तो ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ों में वो परिवर्तित हो सकता है। लेकिन जो द्रव्य की मात्रा है पूरे ब्रह्मांड में, ये सारी चीज़ें चाहे ऊर्जा हो, प्रकाश हो, कोयला हो, राख हो, जाएगा कहाँ, रहेगा तो ब्रह्मांड में ही। तो कहने का मतलब है ब्रह्मांड में समस्त द्रव्य और ऊर्जा दोनों ही क्या होते हैं, नियत होते हैं। हाँ, एक दूसरे में ये जो है बदलते रहते हैं। और आइंस्टीन के हिसाब से किसी द्रव्य को ऊर्जा के समतुल्य E = mc² समीकरण से समझा जा सकता है कि भाई m द्रव्यमान के अगर द्रव्य की मात्रा है तो उसके संगत कितनी ऊर्जा निकलेगी, E = mc²। ठीक है। ऐसे ही देखिए अलग अलग, जैसे हम बोले 1 किलोग्राम द्रव्यमान के संगत ऊर्जा जो निकलेगी वो लगभग निकलेगी आपके 9 × 10⁻16 जूल, इतनी एनर्जी निकलेगी। और देखिए परमाणु, जो कि क्योंकि देखिए प्रत्येक पदार्थ क्या होता है, परमाणु से मिलकर के बना होता है और परमाणु के अंदर फिर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। तो जब
इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन का अगर द्रव्यमान अगर हम देखें और परमाणु का स्वयं का द्रव्यमान देखें तो उसमें भिन्नता आती, द्रव्यमान का क्षय हो जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो द्रव्यमान का क्षय हो जाता है तो उसके संगत जो ऊर्जा होती है वो भी द्रव्यमान के संगत ऊर्जा है। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन के जो द्रव्यमान है उनको हम EMU में नापते हैं, तो एक EMU एटॉमिक मास यूनिट है ये, इसके संगत जो ऊर्जा होती है उसको हम निकाल सकते हैं। पहले एक EMU बराबर कितना किलोग्राम के बराबर होता है ये समझना जरूरी है। तो 1.66 इंटू 10 की पावर ये होता है -27 किलोग्राम, ये याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, और इसके संगत एक EMU के संगत अगर ऊर्जा को अगर हम निकालना चाहें तो ये आता 931 मिलियन इलेक्ट्रॉन वोल्ट, इतनी एनर्जी जो है एक EMU के संगत निकलता है। ठीक है, अब फिर ये आप जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 ये जूल, इतना होता है। तो 1 MeV बराबर आप रख सकते हैं 1.6 इंटू 10 की पावर -19 नहीं होगा बल्कि मिलियन, यानी 10 की पावर 6 का इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 10 की पावर 13 जूल। तो इतना जो है ऊर्जा जो है एक दूसरे में बदलती है। एक बात अब आता है कि ऊर्जा संरक्षण। ऊर्जा संरक्षण क्या होता है? देखिए प्रकृति में, ब्रह्मांड में समस्त जो ऊर्जा है, समस्त प्रकार की जो ऊर्जा है उसकी मात्रा निश्चित होती है, नियत होती है। चाहे वो गतिज ऊर्जा है, स्थितिज ऊर्जा है, सब ऊर्जाओं का जो टोटल ऊर्जा है वो क्या होती है? नियत होती है। इसे न तो एक्स्ट्रा उत्पन्न कर सकते हैं आप, नहीं इसको क्षय कर सकते हैं। हाँ, इसे एक रूप से दूसरे रूप में इसको बदल सकते हैं। तो ये है ऊर्जा संरक्षण का नियम, आप लगातार इसको पढ़ के आ रहे हैं। कुल ऊर्जा नियत होती है ब्रह्मांड में। ठीक, और इस बात को देखिए हम प्रूव कर सकते हैं। यहाँ पर कोई गेंद है ये छत पर, और इस गेंद को हम यहाँ फर्श पे इसको गिरा रहे हैं। h ऊंचाई है इसकी, तो किसी क्षण ये x गिर जाती है यहाँ पर इसका वेग v हो जाता है। तो इसकी जो हाइट हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगी h माइनस एक्स हो जाएगी। मेरी बात को आप समझ रहे होंगे कि m द्रव्यमान की, देखिए ऊर्जा संरक्षण की उत्पत्ति कर रहे हैं। ऊर्जा संरक्षण के नियम की उत्पत्ति कैसे की जाती है उसको मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मान लीजिए m द्रव्यमान की कोई वस्तु किसी h ऊंचाई से गिराई जा रही है। तो ये पॉइंट मान लीजिए A है, ये B है और ये C है। तो A पर, ठीक है, गतिज ऊर्जा के A बराबर क्या हो जाएगा 0, क्योंकि यहाँ पर ये क्या है स्थिर अवस्था में है। और स्थितिज ऊर्जा क्या हो जाएगा UA बराबर क्या हो जाएगा mgh हो जाएगा। तो कुल ऊर्जा कितनी हो जाएगी? कुल ऊर्जा EA बराबर KA प्लस UA यानी 0 प्लस mgh यानी mgh। ठीक, ऐसे ही जब कण B पर आ जाता है, B पर के लिए देखिए यहाँ पर पहले, सबसे पहले इसका वेग क्या हो जाएगा v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2a, कितनी गहराई गिराओ x, तो v स्क्वायर बराबर u, क्योंकि इसका देखिए यहाँ पर प्रारंभिक वेग इसका क्या है 0 है, तो 0 का स्क्वायर प्लस 2a x, तो v स्क्वायर बराबर 2ax। तो इसलिए B पर के बी बराबर आप हम निकालें यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा हाफ mv स्क्वायर
यानी 1/2 m भी कितना है देखिए 2ax, ये 2 कट जाएगा, max हो जाएगा। और फिर यहाँ से मैं इसको मिटा देता हूँ और फिर इसको लिखता हूँ। अब u भी अगर निकालूँ मैं, यहाँ पर b कितना हो जाएगा, u भी कितना हो जाएगा mgh, यानी धरातल से इसकी कितनी हाइट है, h माइनस x है, तो mgh माइनस, अच्छा यहाँ पर जो है ये a ना लिख करके इसको g लिखेंगे हम, क्योंकि गुरुत्व के अधीन गति हो रही है तो त्वरण की जगह गुरुत्वीय त्वरण आ जाएगा, ये g आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। तो ये हो जाएगा यहाँ से mgx। तो B पर कुल ऊर्जा U बराबर KB प्लस UB, ठीक हो गया। तो कितना हो जाएगा देखिए, मान रखिए U, हाँ KB कितना हो गया mgx प्लस mgx, अब देखिए ये कट गया तो कितना आ गया mgh। अब देखिए B पर भी ऊर्जा कितनी आ गई mgh, A पर भी ऊर्जा कितनी थी mgh, देख रहे होंगे आप, ये टोटल ऊर्जा जो है EA mgh है, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम C पर अगर निकालना चाहो, मैं इसको मिटा दूँ, C पर देखिए क्या हो जाएगा, ठीक है। C पर के लिए हमारे पास जो वेग होगा वो क्या हो जाएगा, हाँ C पर मान लीजिए वेग क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर प्लस 2gh से, तो क्या हो जाएगा देखिए, मान लीजिए क्योंकि v यहाँ पर मान रखा हमने, यहाँ पर मान लीजिए v डैश है, v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 0 2g कितनी हाइट गिरी इसने, h हो जाएगा, ये टोटल हाइट कितनी होगी h, तो v डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh, तो के सी बराबर कितना हो जाएगा, हाफ v डैश स्क्वायर, यानी 1/2 m 2gh, तो ये कट जाएगा देखिए, ये आ गए mgh, ठीक। फिर यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा होगी uc बराबर mg इंटू इसकी धरातल, इस पॉइंट की धरातल से हाइट कितनी है 0, तो यानी 0 हो गई। तो यानी C पर कुल ऊर्जा U इज इक्वल टू E इज इक्वल टू KC प्लस UC, और ये आ जाएगा आपका E बराबर EC बराबर, KC कितना था mgh और ये क्या था 0, तो EC बराबर mgh। तो इस प्रकार से आपने देख लिया, अतः पथ के प्रत्येक बिंदु पर कुल ऊर्जा यानी EA, EV, EC, इन सब पे जो है आपने देखा है mgh माने पॉइंट पर हर जगह पर कुल ऊर्जा क्या थी, mgh ही थी। हाँ, एक रूप से दूसरे रूप में जरूर बदल रही। तो इससे ये सिद्ध होता है कि ब्रह्मांड की जो कुल ऊर्जा होती है उसको न तो आप एक्स्ट्रा से उत्पन्न कर सकते हैं, न ही उसको क्षय कर सकते हैं, वो संरक्षित होती है, नियत होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये आपने प्रूव कर लिया। तो चलिए मिलते हैं फिर आगे दूसरी वीडियो में, और वो है हमारा संघट्ट, कॉलिजन
ऑफ टू बॉडीज़ कैसा होता है, तो उसको हम समझेंगे। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।